का हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम TBMS के अंदर। लास्ट लेक्चर में हम जो कर रहे थे ना ER मॉडल, उसी को हम कॉन्टिन्यूस मैनर में थोड़ा सा और आगे कुछ उसमें टर्म्स बचे थे वो कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने इसमें जब आपको पढ़ाया था ER मॉडल, तो हमने एंटिटी क्लियर कर लिया था, है ना। एंटिटीज के बारे में हमने पढ़ लिया था। एट्रीब्यूट भी मैंने करवाए थे आपको कि एट्रीब्यूट कौन कौन से होते हैं, और इवन टाइप ऑफ एट्रीब्यूट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा डिस्कशन करना था रिलेशनशिप्स क्या है इसके बीच में, ये सारी चीजें। तो इसको पढ़ाने के लिए ना मुझे एक टॉपिक या एक टर्म्स इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कीज का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जब हम करेंगे ना तो उसके लिए की का कॉन्सेप्ट पढ़ाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो मैं पहले की को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ आपके सामने, फिर हम इसको कंटिन्यू कर लेंगे आगे कि एंटिटी और रिलेशनशिप्स को कैसे बैलेंस करना है। तो कीज का मैं इंट्रोडक्शन आपको यहाँ दे रही हूँ। ठीक है, अब आप याद होगा जब हमने एंटिटीज ली थी, एक एग्जाम्पल मैंने लिया था लास्ट टाइम स्टूडेंट वाला, स्टूडेंट का लिया था। एक एंटिटी हमने स्टूडेंट नाम की ली थी और एक एंटिटी हमने कोर्स नाम की ली थी। दो एंटिटीज ली थी हमने और एट्रीब्यूट्स भी लिए थे। अब एट्रीब्यूट्स तो कुछ भी ले सकते हो। स्टूडेंट आईडी ले लिया था हमने, स्टूडेंट नेम ले लिया था, और भी एट्रीब्यूट्स थे, एज लिया था, उसका एड्रेस वगैरह लिया था। तो ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हो गए। किसके एट्रीब्यूट्स हैं ये? स्टूडेंट एक एंटिटी है और उसके एट्रीब्यूट है। रिप्रेजेंटेशन का भी मैंने आपको बताया था कि रिप्रेजेंटेशन एंटिटीज का करते हैं हम रेक्टेंगल से, और एट्रीब्यूट्स के लिए हम इसका यूज करते हैं ओवल का। और अब ये वाला पोर्शन हमारा बचा हुआ है, इसको करना है हमें। तो रिलेशनशिप की नीड एक्चुअली क्यों हुई? जब एक से ज्यादा एंटिटीज हैं हमारे पास, स्टूडेंट है, कोर्स है, और भी इससे ज्यादा भी एंटिटीज हो सकती हैं, तो इनको आपस में एसोसिएट कैसे किया जाए। तो इनके जो एसोसिएशन के लिए नीड हुई हमें, एसोसिएशन की जब बात आती थी तो हमने यहाँ पे रिलेशनशिप्स को पढ़ना है। जैसे स्टूडेंट और कोर्स के बीच में हमने बताया था ना कि स्टडी, क्योंकि स्टूडेंट है तो वो किसी ना किसी कोर्स को स्टडी कर रहा होगा, तो ये हो गया। अब क्या होता है जब हम ये रिलेशनशिप्स की बात करते हैं ना, तो इसमें हमें कुछ टाइप्स ऑफ पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे 1 to 1 पढ़ते थे। जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ नेम, है ना, फिर उसको आगे बताती हूँ। जैसे 1 to 1, 1 to 1 हो गई। एक होती है हमारी 1 to many और many to many ना, ये मोस्ट कॉमन है हमारी, जिसको हम यूज करते हैं। तो ये क्या है? हमारे रिलेशनशिप्स के टाइप, जिसको हम बोलते हैं एक टॉपिक आपने सुना होगा, इसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी रेशो। बहुत सारे जगह पे इस वर्ड का भी यूज करते हैं कि कार्डिनलिटी रेशो होता क्या है। तो कार्डिनलिटी रेशो यही होता है कि दो एंटिटीज के बीच में जो रिलेशनशिप है वो उसके बीच में उसको फाइंड आउट करना कि वो किस टाइप का है। 1 to 1 है, 1 to many है। तो ये क्या होता है, कई बार गिवन होता है, नहीं तो जो हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट कि 1 to 1 है, तो यहाँ लिखा होगा। जब हम ER डायग्राम बनाएंगे या हमें ER डायग्राम मान लो दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि इसके बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, तो हम बोलेंगे कि 1 to 1 है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे हम जो ये लाइन है इसके साथ में मेंशन करते हैं 1 to 1। अब ये हम असाइन कैसे करते हैं, और अगर दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि कौन सा है, तो वो फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो उसका एक अपना कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी रेशो। अब बहुत इसको न्यूमेरिकली ऐसे लिखते हैं, हम कोलन का निशान लगाते हैं 1 to 1। ठीक है, अब 1 to many की जब हम बात करेंगे तो इसको हम लिखते हैं, many के लिए हम m यूज करेंगे, और many to many लिखते हैं तो यहाँ पे हम m और n, यहाँ पे m to m नहीं लिखते, m to n लिखते हैं, जिससे पता चले कि many to many। अब मुझे ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कीज का, क्योंकि यहाँ पे की का कॉन्सेप्ट यूज होगा। और ये जो हम बना रहे हैं ये कैसा हमारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें तो आपको पता चल रहा है कि ये एक एंटिटी हो गई, ये एंटिटीज है, ये एट्रीब्यूट हैं, ये कनेक्ट कैसे हैं विद द हेल्प ऑफ एरो। क्या आपको दिख रहा है कि ये एंटिटी से कनेक्टेड है, या ये दोनों एंटिटी जो एसोसिएट हैं एक दूसरे के साथ में, वो इस
स्टडी रिलेशनशिप को लेके हैं। लेकिन जब हम रिलेशनल में जाते हैं, जब हम टेबल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे ये लाइंस नहीं दिखेंगी आपको, वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा कि ये रिलेशनशिप क्या है। तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ हमें टेबल्स में इन चीज़ों को खुद डिफाइन करना पड़ता है। जब डेटाबेस क्रिएट हो रहा होगा तो हमें ये चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी कि क्या है, दो टेबलों को कनेक्ट करना है तो कैसे। तो जब हम रिलेशनल की बात करते हैं तो बेसिकली ये जो आपकी एक एंटिटी और एट्रीब्यूट को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है ना, जो आपको ग्राफ फॉर्मेट में दिख रहा है कि रेक्टेंगल के अंदर एंटिटी है और ये उसके एट्रीब्यूट हैं। एक्चुअली अब इस पोर्शन की हम बात करें इतने की, अगर इसको मैं रिलेशनल में कन्वर्ट करती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली ऑपरेशन तो उसी में परफॉर्म होंगे, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल से। अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ये कन्वर्ट किस में होगा, ऑफकोर्स टेबल में कन्वर्ट होगा। तो अब इसमें टेबल किस तरीके से क्रिएट करते हैं, जो हमारी एंटिटी होती है उसको वो उस नाम की टेबल होती है, वो टेबल का नेम होता है। जैसे इस एंटिटी क्या है, स्टूडेंट। अब मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ टेबल फॉर्म में, जिसके ऊपर आपके सारे ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। हमें नीड इसी की होती है ऑपरेट करने के लिए। तो स्टूडेंट नाम की एंटिटी है, यानी कि ये जो टेबल क्रिएट होगी वो किस नाम की क्रिएट होगी, स्टूडेंट नाम की। ठीक है, स्टूडेंट नाम की एक टेबल क्रिएट हो गई। अब इसके जो भी एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, वो कितनी भी हो सकती हैं और कोई भी हो सकती हैं। सपोज दैट ये हमने बनाया, तो इसका एक मैंने लिया स्टूडेंट की आईडी या उसका रोल नंबर, जो भी आप टर्म लिखना चाह रहे हो। स्टूडेंट का मैंने नेम लिया, ये उसकी एज है, उसका एड्रेस है, जो भी आप लेना चाहो, उसका मोबाइल नंबर है, जो भी आप लेना चाहो। ये सारे एट्रीब्यूट जो थे वो किस में कन्वर्ट हो गए, कॉलम में, जो हमने स्कीमा का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब यहाँ पे हम सारी स्टूडेंट की डिटेल एंट्री करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम नॉर्मल रोज भी बोल सकते हैं, और रिलेशनल की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हम टपल्स, कि कितने टपल्स हैं किसमें, एक टेबल में। तो ये टेबल क्रिएट हुई। अब इसमें क्या हुआ, ये एंटिटी है, ये कन्वर्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ रिलेशनल। ये सेकेंड एंटिटी है, इसकी भी टेबल बनेगी। अब यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि ये दोनों को लाइन से आपको जॉइंट या कनेक्शन आपको दिख रहा है कि इनका एसोसिएशन इस तरीके से हुआ है, लेकिन टेबल्स तो दो अलग अलग है। वहां पे कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो वहां पे हमें की के कॉन्सेप्ट के थ्रू इनके एसोसिएशन को दिखाना होता है। जैसे कि ये हमारी होगी स्टूडेंट की, और कोर्स की भी आप बना सकते हो इसी तरह से, जैसे हमने लिए थे कोर्स के एट्रीब्यूट कि हम कोर्स की आईडी ले सकते हैं, कोर्स का नेम ले सकते हैं, उसका ड्यूरेशन ले सकते हैं। ठीक है, कोर्स की आईडी हो गई, उसका नेम हो गया, एट्रीब्यूट आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, उसका ड्यूरेशन हो गया, कितने ड्यूरेशन का वो कोर्स है, 2 ईयर 3 ईयर जो भी है। ठीक है, ये इसकी टेबल्स हो गई, ये इसकी टपल्स क्रिएट हो गए आपके। अब जब आप एंट्रीज को फिल करोगे, तो इस टेबल की एंट्री इस टेबल की एंट्री से टोटली डिफरेंट है ना, क्योंकि इसका और इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। यहाँ पे जो ये टेबल जो कंटेन करेगी वो कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंटेन करेगी, और ये टेबल स्टूडेंट की। अब अगर मान लो मुझे ऐसा इस तरीके से डेटा चाहिए जिसमें मुझे एक स्टूडेंट जिसका रोल नंबर सपोज दैट 101 है, उसका नाम ए है, उसकी एज 20 है, उसका एड्रेस कुछ भी है, और उसका फोन नंबर जो भी है, उसने किस कोर्स में एडमिशन लिया है। ठीक है, अब उसने किस कोर्स में एडमिशन लिया, मुझे यहाँ से सब कुछ तो मिल रहा है, पर मुझे कोर्स नहीं मिल रहा है कि उसने किस कोर्स में एडमिशन लिया है, क्योंकि कोर्स तो कहीं ना कहीं मुझे इस टेबल को रेफर करना पड़ेगा। यानी इस टेबल को अगर मुझे रेफर करना है तो ऑफकोर्स इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए, तभी मैं दोनों टेबल को एक साथ एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है कीज का कॉन्सेप्ट, कि कीज की हेल्प से हम दो टेबलों के बीच में एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आपने बोला था आगे चल के हम पढ़ेंगे जॉइंस का कॉन्सेप्ट, है ना। जॉइन यूज करते थे, नेचुरल जॉइन एंड ऑल। तो ये आपको समझ आया कि वो तो बन गया, वहां तो लाइन से दिख रहा है, बट यहाँ पे कैसे हम उनके बीच में कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे, एसोसिएशन कैसे दिखाएंगे। तो ये मैं आपको बताती हूँ कि कीज के कॉन्सेप्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कीज क्या होता है। जैसे नाम से आपको पता चल रहा है की क्या होता है। नॉर्मल की हम बात करें, सपोज दैट लॉक, जैसे लॉक होता है ना, घरों में हम आमतौर पर लॉक यूज करते हैं, तो उसके साथ में एक की भी होती है उसकी, है ना, एक लॉक होता है उसके साथ उसकी एक की हो गई। तो हर एक
लॉक की एक यूनिक की होती है ना, जिससे हम उसको ओपन कर सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक की हेल्प से हम पूरे जितने भी हमारे पास लॉक हैं हम सबको ऑपरेट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर इंडिविजुअल लॉक की अपनी एक की होती है। एक स्टैंडर्ड केस में बता रही हूँ, बाकी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आजकल सब मास्टर की बात नहीं कर रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ कि एक लॉक की एक यूनिक की होती है। उसी तरह ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ डेटाबेस पे। अब डेटाबेस पे क्या हुआ कि हमें कुछ रिकॉर्ड्स जो हैं वो यूनिक रखने पड़ेंगे, सो दैट उनको हम यूज कर पाए, उनकी हेल्प से हम एसोसिएशन क्रिएट कर पाए। सो अभी वो सारे कार्डिनलिटी रेशियो को मैंने अभी बीच में थोड़ी सा ब्रेक दिया है, और अभी मैं बता रही हूँ आपको कीज, क्योंकि उसमें कीज का कॉन्सेप्ट अच्छा से यूज होगा। तो पहले इसको हम एक बार समझ लेते हैं बेसिक कीज का, उसके बाद उसको वापस से रीस्टार्ट कर देंगे। उसके बाद बहुत छोटा सा पार्ट बच जाएगा समझने के लिए कि 1 to 1 है तो कैसे है, या 1 to many है तो कैसे है। अभी पहले आप थोड़ा सा की समझ लो, एक बार की क्लियर हो गया उसके बाद आपको खुद ही फाइंड आउट करने में बहुत ईजी हो जाएगा। अब जैसे मैंने आपको कीज बताया, कीज का मतलब ये होता है कि किसी भी रिकॉर्ड को या टपल को, जो अभी मैंने टेबल में बना के दिखा है, टपल मतलब रोज, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं उस टेबल के अंदर, तो कीज की हेल्प से हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब ये मैंने कुछ बेसिक कीज लिखी है जो हम फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं व्हेन वी क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ प्राइमरी की के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेसिक की है जो हम यूज करते हैं जब हम उसको डेटाबेस में कन्वर्ट करते हैं, जब हम उसे रिलेशनल फॉर्म में लेके आते हैं। जब भी किसी भी डेटाबेस को हम रिलेशनल फॉर्म में लेके आते हैं, जैसे ER मॉडल में आपने ग्राफिकल देखा ना, लॉजिकल व्यू, उसको जब आप टेबल में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो वहाँ पे होता है हमारा प्राइमरी की, क्योंकि प्राइमरी की हेल्प से हम रिकॉर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है। जब आप रिकॉर्ड, जैसे सपोज ये टेबल है हमारा, और ये टेबल का इसको क्या बोलते हैं, अभी ये ब्लैंक है, इसमें मैंने ना टेबल का नाम डिसाइड किया है, ना कोई एट्रीब्यूट, ना कुछ, तो ये क्या होता है टेबल का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये टेबल का स्ट्रक्चर है, ब्लैंक है, जिसमें कुछ डिटेल मैंने फिल नहीं की है। आप देखो आप कि जैसे प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, इसका मतलब क्या है कि सपोज दैट, बेसिक एग्जांपल देती हूँ, आपकी क्लास में अगर मान लो 30 स्टूडेंट या 40 स्टूडेंट हैं और उसका मुझे डेली अटेंडेंस लेनी है, तो क्या होता है इंडिविजुअली एक को नाम से बुला के फिर उनकी अटेंडेंस फिल करना मुश्किल होता है। तो क्या करते हैं, आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन अटेंडेंस का सिनेरियो आ गया है, तो क्या करते हैं टीचर के पास क्या होता है, सपोज सबसे बेसिक एग्जांपल देती हूँ मैं, कोई भी ओरेकल या SQL की बात नहीं करी, जैसे मान लो मैंने एक्सेल शीट बनाई है, मैं मतलब क्लास में अटेंडेंस ले रही हूँ, एक्सेल शीट भी मेंटेन की है, तो उसमें क्या है आपकी क्लास के हर एक स्टूडेंट की डिटेल रहेगी कि उस स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है पर्टिकुलर, उस स्टूडेंट का नेम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसने किस कोर्स में एडमिशन, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन, उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी डिटेल मैं चाहूँ उसमें। इसलिए ये जो हमने कॉलम सेलेक्ट किए हैं, जो एट्रीब्यूट है वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मान लो उसका रोल नंबर लिखा है, उसका नेम लिखा है, उसकी एज लिखी है, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, उसका आधार नंबर है, उसका पैन नंबर है, ठीक है, और उसका लाइसेंस नंबर ले सकते हैं हम, उसका आधार नंबर ले सकते हैं, जितनी भी चीज़ें हैं हम यहाँ पे ले सकते हैं। ये कॉलम्स आपके हिसाब से आप इसको वेरी कर सकते हो, जितने भी एट्रीब्यूट्स लेने हैं। अब मैं प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट बताती हूँ। सपोज दैट अब स्टूडेंट का नेम सेम भी हो सकता है। अब वैसे कि मैं जिस क्लास में पढ़ाती हूँ उसमें आयुष नाम के 3 स्टूडेंट हैं, एक आयुष सक्सेना है, एक आयुष शर्मा है और एक और, तो 3 आयुष है। ये रियल एग्जाम्पल है मेरी क्लासरूम का। अब क्या होता है कि मतलब तीनों का कई बार ये होता है कि नेम भी सेम है, हो सकता है कि उनका डेट ऑफ बर्थ भी कई बार सेम हो जाता है, और ये सारी चीजें तो ये क्या होता है रिपीटेशन हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे मैंने आयुष का, अगर मैंने कोई कहीं पे भी किसी को भी प्राइमरी की कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है, तो जब मैं आयुष की डिटेल फाइंड करने जाऊंगी तो मुझे सामने जो रिजल्ट आएगा उसमें तीनों आयुष आएंगे। अब फिर उसमें से मुझे सर्च करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा कि मुझे किस आयुष की नीड है, किस आयुष का मुझे रिजल्ट देखना था। तो इसलिए हमने की का कॉन्सेप्ट बताया। की में क्या होता है, जो नंबर यूनिक होता है, जैसे कि आधार कार्ड नंबर सबका यूनिक होता है, पैन कार्ड नंबर हर एक व्यक्ति का यूनिक होता है, लेकिन इनको हम ऑफकोर्स प्राइमरी की बना सकते हैं। बट कई बार कई केसेस में ऐसा होता है जब हम एडमिशन लेने आ रहे हैं तो हमने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है पर अभी तक नहीं आया है, या लाइसेंस के लिए हमने अप्लाई किया हुआ अभी हमें मिला नहीं है। तो इस कंडीशन में ये होता है कि ये फील्ड्स जो होते हैं हो भी सकते हैं स्टूडेंट के पास अवेलेबिलिटी और नहीं भी हो सकती है।
लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हर एक स्टूडेंट जब कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उसको असाइन किया जाता है। क्या असाइन किया जाता है? उसको टर्मिनोलॉजी अलग हो सकती है, या तो उसको रोल नंबर हो सकता है, या रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, या कोई स्टूडेंट की आईडी हो सकती है। वो हर एक स्टूडेंट को असाइन किया जाता है जब उसका एडमिशन कॉलेज में होता है। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें ये होता है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट हमें देता है। स्टूडेंट का जब हम फॉर्म फिल करवाते हैं तो स्टूडेंट का नेम क्या है, अगर उसके पास सपोज आधार नंबर है तो वो हमें बताएगा कि उसका आधार कार्ड नंबर ये है। लेकिन एक रजिस्ट्रेशन नंबर या उसका रोल नंबर एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट हमें नहीं बताता, जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे उसको असाइन होता है। ऑर्गेनाइजेशन उसको असाइन करती है, उसमें कोई चूज करने का ऑप्शन नहीं होता कि मान लो मुझे 1003 पसंद है तो मुझे ये असाइन कर दिया जाए, नहीं। वो ऑटो जनरेटेड एक नंबर होता है जो हर एक स्टूडेंट को दिया जाता है। इसका मतलब वहाँ पे रिपीटेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो क्या होता है, इस टाइप का जो भी नंबर होता है उसको बनाते हैं हम प्राइमरी की। ठीक है। जैसे कि माने मैंने लिया था स्टूडेंट आईडी, तो मैं इसको बनाऊंगी क्योंकि ये किसी भी हालत में रिपीट हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब भी जो भी स्टूडेंट आएगा तो उसको एक नंबर जनरेट करके दिया जाएगा जो रिपीट नहीं हो सकता, जो कॉमन नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ ये है कि बाकी फील्ड आप यहाँ पे अपने हिसाब से ले लो, जो भी आपको लेनी है, नेम, एज, एड्रेस, कुछ भी हो सकता है आपका, फ़ोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चाहे आप ले सकते हैं। ये डिटेल है हमारे पास। लेकिन हम प्राइमरी की अगर हम बात करें तो हम किसको बनाएंगे, आईडी को, क्योंकि आईडी का सबसे इंपॉर्टेंट, इसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइमरी की के केस में दो चीजें होनी चाहिए। एक तो प्राइमरी की जो होता है वो यूनिक होनी चाहिए, ठीक है, रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा, प्राइमरी की जिसको हमने असाइन किया, इसके अंदर जब हम एंट्रीज करेंगे, जब हम रिकॉर्ड्स फिल करेंगे, टपल्स आएंगे इसके अंदर, तो इस कॉलम की वैल्यू को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, यानी कि नल यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होता है, नल वैल्यूज को नहीं लेता है ये। यानी कि एक तो इसको यूनिक तो होते ही, उसके अलावा इसको ना तो हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, इसके अंदर आपको वैल्यू भरनी ही भरनी है। दूसरी चीज कि ये कैसा होता है, इसमें वैल्यू जो होती है वो करेक्ट ही होती है, आप इनकरेक्ट वैल्यू भर ही नहीं सकते। अब सपोज दैट हम वो फिल कर रहे हैं, कई बार ये होता है कुछ कॉलम्स ऐसे होते हैं ना जो हमारे पास डिटेल अभी तो नहीं है लेकिन थोड़े टाइम बाद आ जाएगी, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, कुछ भी क्योंकि आप उस फील्ड को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, तो आपने उसमें %, आपने कुछ भी डेटा फिल कर दिया और वो उसको ले लेता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें सिर्फ एक कंस्ट्रेंट लगी है कि इस फील्ड को आप ब्लैंक मत छोड़ सकते, इसमें कुछ डिटेल फिल कर दो। लेकिन प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट ये है कि एक तो यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए, उसके अलावा यहाँ पे आप नल वैल्यूज को नहीं ले सकते, इसमें आपको डिटेल फिल करनी ही पड़ेगी और उसको आप रिपीटेड मोड में नहीं कर सकते। तो प्राइमरी की बनाने का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि इस रिकॉर्ड के बारे में अगर मुझे आयुष के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या उसका स्टूडेंट आईडी चाहिए और उसके बाद उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली मेरे पास फैच हो जाएगी। तो उसी आयुष की आएगी, मेरे पास 3 आयुष नहीं आएंगे जो मैं फिर फाइंड आउट करूँ कि किसकी बात हो रही है ना। तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर के बिहाफ पे एक ही रिकॉर्ड आएगा। तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सबसे पहले उस कॉलम को फाइंड आउट करो जिसमें हमें प्राइमरी की बनानी है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट कि उसमें डेटा फिल होना चाहिए, रिपीटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए और नल वैल्यू को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। तो प्राइमरी की को जब हम डिफाइन करते हैं तो अगर हम SQL या जो भी यूज़ कर रहे हैं तो अब इसको कमांड की फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको SQL जब अभी इसके बाद स्टार्ट होगा तो बताएंगे कि टेबल क्रिएट करने के लिए अपने सभी के अपने अपने सिंटेक्स होते हैं। एक्चुअली SQL हुआ या एरिकल हुआ, जब हम इनको अभी इसके बाद हम यूज़ करेंगे तो उसमें क्या होता है, इस स्ट्रक्चर को अभी तो मैंने पेन पेपर से ड्रॉ कर दिया, लेकिन जब हम SQL ओपन करेंगे तो ये स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए भी आपको कुछ कमांड लिखनी पड़ेगी। अभी मुझे टेबल क्रिएट करनी है स्टूडेंट नाम की, बेसिक में एक लिख के दिखा देती हूँ सो दैट आपको आइडिया लग जाए कि सिंटेक्स कैसे लिखते हैं। अगर मुझे ये स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, मैंने SQL सर्वर ओपन किया, ओपन करने के बाद ऑफकोर्स आपके पास एक उसका एनवायरनमेंट ओपन होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, टेबल में एंट्रीज तो आप तब करोगे जब फर्स्ट आप टेबल क्रिएट करोगे। तो इसको क्रिएट करने का सिंटेक्स होता है जिसको आपको एज इट इज फॉलो करना होता है। जैसे क्रिएट एक कीवर्ड है, ये आपको लिखना पड़ेगा, उसके बाद टेबल, क्रिएट टेबल लिखना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे आता है टेबल का नेम कि आपको अपने डेटाबेस में किस नाम की टेबल क्रिएट करनी है। आप थोड़ा सा विजुलाइज करो, ER मॉडल हमने स्टूडेंट का एक
एंटिटी ली थी, एक कोर्स की ली थी, तो मेरे दिमाग में आया कि पहली एंटिटी स्टूडेंट थी, ठीक है मैं स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट करना है मुझे, मैंने नेम दे दिया स्टूडेंट और सेमीकोलन। तो इसमें क्या होगा, एसक्यूएल सर्वर क्या करेगा, आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे देगा जिसके अंदर वो टेबल क्रिएट कर देगा, ब्लैंक टेबल, जिसका नाम दे देगा वो स्टूडेंट। ये होता है टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। अब क्या होगा, जब स्टूडेंट आते जाएंगे तो ये हम एंट्रीज फिल करेंगे, है ना, 30 स्टूडेंट है मान लो तो 30 एंट्रीज होंगी। तो एंट्रीज आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हम वेबसाइट पे बनाएंगे या जो भी वो एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, एक तो वहाँ से आप एंट्रीज फिल कर सकते हो, आता है ना सिंपल फॉर्म जो आप लोग फिल करते हो कि नेम एड्रेस वगैरह, वहाँ से, तो वहाँ से सारा डेटा फैच होके कहाँ जाता है, डेटाबेस में। या अगर आप चाहो तो डेटाबेस के थ्रू भी एंट्रीज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। तो यहाँ पे कमांड यूज होती है फिर इंसर्ट, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी वैल्यूज को इंसर्ट कैसे करना है। उसके बाद अपडेट करनी है तो अपडेट की अपनी क्वेरी होती है, उसका अपना सिंटेक्स होता है। तो ये सारे हम एसक्यूएल में पढ़ेंगे। पहले आप ये देख लो कि की का कॉन्सेप्ट ये था कि प्राइमरी की हमने डिजाइन कर दिया स्टूडेंट टेबल के अंदर। अब आती है बात इसकी कि दो टेबल का एसोसिएशन कैसे होगा। प्राइमरी की मेरे आई वो क्लियर हो गई होगी कि एक तो यूनिक होना चाहिए और दूसरी नॉट नल होनी चाहिए। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है जो प्राइमरी की में सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अब आपने देखा था ये प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की भी मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कैंडिडेट की बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली यूज नहीं होता। देखो अभी हमने कितने नेम्स मैंने यहाँ लिखे थे, मैंने लिखा था पैन नंबर, आधार नंबर, जो कि यूनिक होते हैं हर स्टूडेंट के, है ना, उसका रोल नंबर, ये सारी चीजें लिखी थी। फोन नंबर भी कई बार डाल सकते हैं, लेकिन इनके क्या होता है रेपिटेशन के चांसेस हो सकते हैं। मोबाइल नंबर हो सकता है कि दो स्टूडेंट ने सेम ही डाल दिया हो, या किसी स्टूडेंट ने डाला तो बट हो सकता है गलत डाल दे, वो डिजिट आगे पीछे हो जाए। मतलब यूनिकली आइडेंटिफाई करने के एंड से कहीं ना कहीं वेरिएट हो सकता है। आधार कार्ड नंबर किसी के पास है किसी के पास नहीं है। अब अगर वो कंस्ट्रेंट कैसे सेटिस्फाइड होगी कि आधार कार्ड की फील्ड को आप नल नहीं छोड़ सकते, अगर मैंने उसको प्राइमरी की बनाया है तो उसमें वैल्यूज चाहिए ही चाहिए, आप उसको ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। सपोज आपका आधार कार्ड अभी आया नहीं है बनके, तो वो फील्ड में आप क्या एंटर करोगे, ब्लैंक आप छोड़ नहीं सकते, तो उसको भी प्राइमरी की कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन हमने ऑप्शंस में रखे थे, क्यों, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं यूनिक वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि दो पर्सन का आधार कार्ड नंबर डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो हमने लिखा था जैसे आधार नंबर था हमारा, पैन नंबर था, और हमारा कोई लाइसेंस नंबर है, यूनिक होते हैं नो डाउट, लेकिन एक तो अवेलेबिलिटी 100% होनी ही चाहिए। तो इसमें क्या है, लेकिन मैंने उसमें सिलेक्ट किसको किया प्राइमरी की बनाने के लिए, स्टूडेंट आईडी को, क्योंकि मुझे पता है रिपीटेशन होने के चांसेस ना के बराबर है, और कोई भी स्टूडेंट हो उसके पास वो होगी ही होगी, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। बाकी डॉक्यूमेंट आप खुद प्रोवाइड कराते हो ऑर्गेनाइजेशन को, है ना। तो इन चार में से मैंने सिलेक्ट किया स्टूडेंट आईडी, तो ये क्या बन गया, प्राइमरी की, ठीक है। अब जो बचे, ये तीन जो बचे, जो प्राइमरी की बनने की क्यू में तो थे पर बन नहीं पाए, ठीक है, उसमें से सिलेक्ट, क्योंकि ऑफकोर्स प्राइमरी की एक को बना दिया, ये तीन बन भी सकते थे, चांसेस भी थे, तो इनको बोलते हैं कैंडिडेट की। यानी कि प्राइमरी की बन सकते थे पर कैंडिडेट की में कन्वर्ट हो गए वो। यानी कि बेसिक एग्जांपल देते हैं, जैसे इलेक्शन वगैरह होते हैं ना, तो क्या होता है, एक से ज्यादा लोग होते हैं जो कैंडिडेट होते हैं, जो इलेक्शन में खड़े होते हैं, बट एट लास्ट में उसमें से कोई एक पर्सन होता है जो विन करता है, या जो भी हो उसका फाइनलाइज एक पर्सन होता है। तो उस तरह जो फाइनलाइज हो गया वो कन्वर्ट हो गया प्राइमरी की के अंदर, और जो बचे हुए हैं तो उनको हम बोलेंगे कैंडिडेट की, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कैंडिडेट की। बहुत ऐसे प्रैक्टिकली यूज नहीं होता, बट थ्योरेटिकली इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कैंडिडेट की क्या होता है। यानी कि सेट ऑफ कीज, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स जो प्राइमरी की बनने की लिस्ट में थे, जो प्राइमरी की बन सकते थे, बट उनमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया गया, और रिमेनिंग जो बचे, जो भी रिमेनिंग बचे एट्रीब्यूट्स, उनको बोल देते हैं फिर कैंडिडेट की। बन सकते थे पर बने ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट, ये दोनों आई होप क्लियर हो गया होगा, प्राइमरी की और कैंडिडेट की। अब मैं आपको बताती हूँ फॉरेन की का कॉन्सेप्ट। तो ये दोनों समझ लो कि आप प्राइमरी की एक टेबल में बन गया,
ठीक है। अब ऐसे ही स्टूडेंट का हमने बना लिया। उसके बाद हमारा दूसरा जो ईआर मॉडल में हमने एंटिटी यूज की थी वो क्या थी, अगर आपको याद हो तो कोर्स थे। तो ऐसे ही हमने एसक्यूएल सर्वर या ओरेकल का एनवायरनमेंट ओपन किया और हमने उनसे बोला कि भाई एक टेबल क्रिएट करो कोर्स नाम की। उसमें स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया, उसका नेम दे दिया कोर्स, और कोर्स में अपने एट्रीब्यूट्स हैं। कोर्स की अपनी आईडी थी, कोर्स का अपना नेम था, ड्यूरेशन था, उसने क्रिएट कर दिया। अब ये टेबल ये क्रिएट हो गई, एक टेबल ये क्रिएट हो गई। ये टेबल किस नाम की क्रिएट हुई, कोर्स की। ये किस नाम की थी, स्टूडेंट की। कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, की कैसे यूज होगी, तो जो प्राइमरी की इस टेबल में थी, है ना, अब इन दोनों को कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फॉरेन की का, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। पहले आप ये देख लीजिए कि इसमें भी आप किसी न किसी को प्राइमरी की बनाएंगे, यानी कि जैसे CID जो है हमारा, इसको हम इस टेबल के लिए प्राइमरी की बना देंगे, क्योंकि कोर्स ID हर टेबल में यूनिक होगा। यानी इस टेबल की प्राइमरी की क्या बन गई, स्टूडेंट टेबल की अगर हम प्राइमरी की बात करें तो बना स्टूडेंट ID। इस टेबल की प्राइमरी की हमने बनाई, वो बनी हमारी कोर्स ID। अब सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट यूज होगा फॉरेन की का, वो इन दोनों कीज के बिहाफ पे होगा। तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगी, ठीक है। पहले आप एक बार कीज समझ लीजिए कि कीज का कंसेप्ट क्यों यूज हुआ, कनेक्टिविटी एसोसिएशन के लिए। रिलेशनल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो कीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाली कीज जो मैंने अभी लिखा था, प्राइमरी की, फॉरेन की, इनका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं हम जब डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स टेबल्स होंगी तो मल्टीपल टेबल्स होती हैं डेटाबेस में, तो उनकी कनेक्टिविटी हमें करानी पड़ती है, डेटा को फैच करने के लिए भी, डेटा को इंसर्ट करने के लिए भी। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आप देख लो। जब एक बार ये फॉरेन की और एक बार मैं डिटेल में समझा दूँ, उसके बाद हम जो कार्डिनलिटी का हमारा था 1 to many और many to one, वो मैं आपको एक बार रिज्यूम कर दूंगी, सो दैट आपको ईजिली समझ आ जाए। तो इस लेक्चर में आप पहले इतना समझ लीजिए कीज का प्राइमरी की, इसमें सिर्फ मैंने प्राइमरी की के बारे में बताया अभी आपको, और कैंडिडेट की, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे फॉरेन की, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।